नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। नूह दंगे की चर्चा देश विदेश में हो रही है। आखिर क्यों हुआ ये दंगा? क्या ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच संघर्ष है या फिर एक सोची समझी साजिश? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो इसे सीधे सीधे सोची समझी साजिश बता रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार में ही उप मुख्यमंत्री इस दंगे के लिए विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि जुलूस का आयोजन करने वाली वीएचपी ने उसमें शामिल होने वाले लोगों की सही संख्या प्रशासन को नहीं बताई, जिसकी वजह से हालात बिगड़े। एक ही सरकार के दो बड़े लोग इस मामले में अलग अलग दावे कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इस मामले में जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हिंदुओं के साथ खड़े देख रहे हैं, तो वहीं जननायक जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिंदू और मुस्लिम दोनों के साथ खड़े दिख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्विटर पर लिखा है कि नूह दंगा भाजपा सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है। इन आरोपों पर क्या कहना है विश्व हिंदू परिषद का? इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे श्रेष्ठ भारत में। सर, आपने सुना क्या एलिगेशंस लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? मैं किसी राजनीतिक प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि यह कोई राजनीति का विषय भी नहीं है। हमने लिखित में दिया था, कितने लोग आएंगे ये भी दिया था, कौन से रूट पर रहेंगे ये भी दिया था, और ये सबके लिखित प्रमाण हमारे पास भी हैं और वहां के प्रशासन के पास भी हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पहले आधा घंटा तक मेरे साथ वहां के एसएसपी बैठे हुए थे। उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं कहा कि आप लोगों ने संख्या का अनुमान नहीं दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा आपके ऊपर कहीं हमले की आशंका है। यदि ये सब बातें होती तो हम महिलाओं को और बच्चों को इस यात्रा पर नहीं लेकर जाते। आखिर हमारी ही तो बहनें हैं वो सब, हमारी ही तो बच्चियां हैं वो सब। हम उनको खतरे में कैसे डाल सकते थे? मेरा स्वयं का परिवार वहां उपस्थित था। इसलिए मैं समझता हूं इन बेसलेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिगेशंस से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह की बात करने वाले दो ही प्रकार के लोग हैं। या तो वो अनजान हैं, उन्हें तथ्य नहीं मालूम, और मैं समझता हूं कि उप मुख्यमंत्री मुख्य गृह मंत्री से चर्चा कर सकते हैं, वहां के एसपी से चर्चा कर सकते हैं, एडीजीपी से चर्चा कर सकते हैं, और फिर भी बिना चर्चा किए इस तरह की बात करते हैं। तो दो ही शब्द हैं, या तो अनजान है या बेईमान है। सर, एक बात और कही जा रही है कि इस बार भक्ति दिखाने के बजाय इस बार शक्ति दिखाने की कोशिश की गई थी, जो भारी पड़ गई। मैं स्वयं यात्रा की फ्रंट लाइन पर था। मैंने ही यात्रा को झंडी दिखाई थी। मेरा ही भाषण एकमात्र भाषण था, और मैंने सबको चैलेंज किया है, क्योंकि मीडिया का भी तो एक वर्ग है जो इनमें से अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है उनसे, उनका काम है, उनको करना चाहिए, ईमानदारी से कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि क्या ये ताकत दिखाने की तैयारी थी? विषय उसका उत्तर तो आया ही नहीं ना। अभी 15 ही मिनट हुए थे यात्रा शुरू हुए, और 15 मिनट के अंदर ही नल्हड़ मोड़ पर पहुंचते ही पत्थर फेंकने शुरू हो जाते हैं, गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। वहां कौन था हथियार समेत? मैं सबसे आगे खड़ा था, मेरे साथ मेरी पत्नी थी, मेरे साथ हमारे कुछ और अधिकारी थे। पुलिस वाले भाग चुके थे, छतों से गोलियां चलाई जा रही थी, मोर्टार दागा गया था, और जो वाहन आगे थे उसमें आग लगाई जा चुकी थी। और केवल वहां नहीं, संपूर्ण मेवात के चारों तरफ घेराबंदी हो गई थी, वहां आग लगा दी गई थी, और जो लोग भागे उन चौकियों को आग लगा दी। वो भागे, ध्यान कर लेना, हथियार नहीं थे उनके पास। जो जिस मंदिर में छिपा उस मंदिर को तोड़ दिया। मैं समझता हूं ये नैरेटिव बिल्कुल झूठा है, बेसलेस है कि ये शक्ति प्रदर्शन था।
सर मेरा सवाल यह है कि इस मेवात में यात्रा निकाली जा रही थी और मेवात की यात्रा थी, तो इसमें आसपास के शहरों के पानीपत, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र के लोग वहां पे क्या कर रहे थे? वही बात फिर से आती है, क्या आप ताकत दिखाना चाहते थे? पहली बात। दूसरी बात, क्या जिस तरह से आप चीज़ों के का विश्लेषण कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्या आप ये कहते हैं कि वहाँ प्रॉपर पुलिस का अरेंजमेंट नहीं था, सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं था? क्योंकि पहले से भी आपने वहाँ पे आप कह रहे हो कि हमने प्रशासन को बता दिया था, उसके बाद ये स्थिति हुई, तो क्या ये फेलियर सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ था? क्या आपका ये मानना है? ये जो 3 मंदिर हैं ये महाभारत कालीन है और ये केवल मेवात में लोग नहीं जाते, संपूर्ण भारत के हिंदू वहां दर्शन करने जाते हैं, श्रावण के महीने में जलाभिषेक करने जाते हैं और वहां पर नल्हड़ महादेव, शंकर भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना की थी, वहां झिर महादेव जहां पांडव अज्ञातवास में छिपे थे, सारे लोग जाते हैं भाई, राजस्थान तक से लोग आते हैं। इसलिए यह कहना कि केवल मेवात के लोगों की यात्रा थी, मैं समझता हूं यह तथ्यों से एकदम परे है। नंबर 2, हमारा बल प्रदर्शन, यही प्रश्न आपने दोबारा दोहराया। बल प्रदर्शन का प्रश्न ही नहीं, जब बल प्रदर्शन करना हो हमने वो भी किए हैं भाई, जहां जरूरत होती है करते हैं। तब बच्चों को नहीं लेकर जाते, तब महिलाओं को नहीं लेकर जाते, तब बुजुर्गों को नहीं लेकर जाते। यह धार्मिक यात्रा थी, बल प्रदर्शन की यात्रा नहीं थी। यह दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न आपने किया प्रशासन की तैयारी। मुझे लगता है यह प्रश्न आपका बहुत सही है। प्रशासन को जानकारी थी, मैंने खुद पूछा है वहां के एडीजीपी से, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में मैं और वो साथ खड़े थे जब गोलियां बरस रही थी। फर्क इतनी थी कि उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी, मेरे पास नहीं थी। मेरे पास शंकर भोले का आशीर्वाद और आप जैसे मित्रों की शुभकामनाएं थी। हम वहां लोगों को भगदड़ ना मचे, भगदड़ मचेगी तो कितने मरेंगे। प्रॉपर ढंग से अंधेरा होने से पहले रेस्क्यू करना है। ये ममता जी ने मुझे कहा, जैन साहब इनको बाहर निकालना है। कैसे पहले महिलाएं निकालें, क्या करें। एक ऐसी परिस्थिति थी, चारों ओर पहाड़ियों से गोलियां चल रही हैं, हमारे बाहर निकलने के लिए बसें कारें जलाई जा चुकी हैं और 3 घंटे तक पुलिस नहीं आ सकी। उन्होंने बताया कि हम 3 घंटे से स्ट्रगल कर रहे थे 13 किलोमीटर का रास्ता पार करने में। मैं समझता हूं सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी। जिस तरह का चैलेंज था और जैसी जानकारी इनको थी, जो मुझे बताया स्वयं ममता जी ने, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि 800 थे, उसमें कांस्टेबल भी थे। बंदूकों से मुकाबला लाठियों से किया जा सकता है। और किस प्रकार का वो क्षेत्र है जो विश्व में सबसे बड़ा साइबर क्राइम का सेंटर है, नार्को का सेंटर है। खनन माफिया की इतनी हिम्मत है कि डीएसपी की हत्या कर देते हैं। 100 गांव हिंदू शून्य बन चुके हैं। दिन दहाड़े महिलाओं को उठाया जाता था। ऐसे क्षेत्र में 800 लोग इतनी बड़ी यात्रा के लिए, इतने बड़े क्षेत्र के लिए। प्रशासन का फेल्योर था, इंटेलिजेंस का 100% फेल्योर था। सर, जैसे आपने बोला, कहीं ना कहीं एक ये भी हकीकत है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हकीकत है कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का वीडियो भी सामने आया था जिसमें कि प्रोवोकेटिव बयान सामने आए थे। तो क्या हर बार ये अनाउंस करके या प्रोवोक करके मतलब इस बार ये ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश थी? आपने उसका इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं उसकी किसी बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि बिट्टू के पास विश्व हिंदू परिषद का कोई दायित्व नहीं है, बजरंग दल का कोई दायित्व नहीं है। उसके बयान से हम सहमत नहीं। बिल्कुल उसका दायित्व नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूं कहीं ना कहीं ये चीजें भी इस पूरी हिंसा के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। क्योंकि मैं स्वयं उसके बयान से सहमत नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। और लेकिन मानो बयान गलत था, किसी को चुभ गया, औरतों पर गोलियां चलाएंगे, लोगों को गोलियों से भून देंगे, आग लगा देंगे, और गोली मारकर गला काटा है अभिषेक का। और अभिषेक तो औरतों की इज्जत बचाते हुए मारा गया है। ये सब कर देंगे, ये कौन सा तरीका है? मैं समझता हूं कटघरे में बिट्टू भी इतना नहीं है, मोनू बिल्कुल नहीं है, हम लोग नहीं है। कटघरे में है वो मानसिकता जो ये कहती है हम मेवात में ना हिंदू को रहने देंगे, ना हिंदू को जाने देंगे। सर, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पहले तो इस तरह के कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए इस तरह से। मैं इसीलिए कह रहा था, आपका बिट्टू का दिया गया इंटरव्यू मैंने वो भी सुना थोड़ा बहुत। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। 100 गांव हिंदू शून्य है। जी जी प्लीज। 100 गांव
95 गांव में 5% से कम लोग हैं कुल 400 गांव में से। वहां डीएसपी की हत्या होती है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर पुलिस वाले घुसते हैं तो वो पिटाई खाकर वापस आते हैं, अपने पैरों पर नहीं आते वो लोग। इस तरह की परिस्थिति उस गांव के अंदर है। मैं आपको वो एफआईआर्स दिखा सकता हूं, क्योंकि 2 कमीशंस वहां पर गए हैं, एक जनरल बख्शी का, एक जस्टिस पवन कुमार का। उन दोनों की रिपोर्ट्स मेरे पास है, वो मैंने मुख्यमंत्री के पास भी भेजी। उन लड़कियों से मैं भी मिला हूं। एक लड़की को उठाकर उसकी दादी के पास से ले गए, 7 दरिंदों ने 6 दिन तक लगातार उसके साथ बलात्कार किया। लड़कियां कॉलेज नहीं जाती थी उस इलाके की। ये तो पिछले कुछ सालों से माहौल वहां का बदला है। हमारी मंदिरें, हमारे शमशान घाट, सब पर कब्जा है। कितने मंदिर बचे हुए हैं? आखिर वो सारी परिस्थितियां वहां की हैं जिसका अध्ययन करके सामने लाने की जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा कहता है 10 साल का, क्या जो आप बता रहे हो कि उसने हमको बहनोई कह दिया। अरे उसको क्या मालूम, वो पत्थर मार रहा है। जी, मेरा सवाल ये है सर, जैसे आपने अभी कहा कि पिछले 3-4 सालों से वहाँ पे माहौल बदला है, तो क्या ये जो गोरक्षा दल है और गोकशी का मामला है, ये आपस में जो इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट था, ये उसका नतीजा तो नहीं है? क्योंकि जिस तरह से हरियाणा सरकार जो गो संरक्षण बिल लेके आई, उसके बाद टास्क फोर्स बना, उसमें गोरक्षा दल के लोगों को भी अधिकारियों के साथ शामिल किया गया और लगातार ये खबरें भी आती रही हैं कि किस तरह से गो तस्करी करने वालों को पकड़ा गया, आपस में टसल हुआ। तो क्या वही चीजें तो ऐसा नहीं है कि ये रिफ्लेक्ट कर गई अल्टीमेटली आके? आपके ही सवाल से एक सवाल निकलता है, उनको गौ हत्या का अधिकार किसने दिया? क्यों करते हैं? केवल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान गाय की हत्या करने की जिद करता है, सऊदी अरब में तो नहीं, सीरिया, इराक, ईरान, कहीं भी नहीं। सिर्फ इसलिए कि हिंदू पूछता है आप काट दोगे। और हरियाणा में कानूनन प्रतिबंध है, फिर क्यों गौ हत्या करते? कानून का भी उल्लंघन करेंगे और गौ हत्या रोकने वालों को मारेंगे भी। ये नहीं चल सकता। सर ये बात आपने बिल्कुल सही कही जो अभी आपने कहा, लेकिन सर एक ये भी पहलू है कि गौरक्षा करने वाले भी तो दूसरों को नहीं मार सकते ना। बिल्कुल नहीं मार सकते, मेरा स्वयं का मानना है। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, हाँ कानून की सहायता करनी चाहिए। भारतीय संविधान मुक्ता स्पष्ट शब्दों में ये मेरा नागरिक के नाते अधिकार देता है सीआरपीसी कि यदि कहीं कानून का उल्लंघन होता है, मुझे वो सब अधिकार हैं जो एक पुलिस अधिकारी को प्राप्त होते हैं। नंबर 1, पुलिस अगर सहायता मांगती है और मैं सहायता से इनकार करता हूं तो मैं भी उतना ही दोषी हूं। किसी भी कानून को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ये आप भी मानते हो, ये मैं भी मानता हूँ। सरकार ही उस कानून को लागू कराती है। सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया गो तस्करी को रोकने के लिए, तो उस टास्क फोर्स में प्राइवेट गो रक्षक दल क्यों हैं? उनको क्या अधिकार है कि वो उन लोगों को रोके? इंडिविजुअली वो कर सकते हैं, जैसा कि आपने बताया, उसको संविधान ने उनको अधिकार दिया है। अगर मेरे सामने किसी लड़की से बलात्कार हो रहा है, मैं कह दूं कि ये काम तो पुलिस का है रोकने का, और पल्ला झाड़ लूं और वीडियो बनाकर एक डाल दूं, उसको वायरल कर दूं? आप ये सिखाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सीआरपीसी का अधिकार दे रहा है कि अगर कहीं पर कानून का उल्लंघन होता है, मेरे पड़ोसी के घर में चोरी हो रही है और मैं थाने में फोन करके चुपचाप बैठ जाऊं? हम ऐसे नागरिक निर्माण नहीं होने देना चाहते। मैं मेरी बहन बेटी के साथ बलात्कार होते हुए देखूंगा, यह संभव नहीं है। मेरे सामने कोई संदीप का गला काटने की कोशिश करेगा, सर तन से जुदा गैंग, मैं संदीप की रक्षा करूंगा, क्योंकि एक नागरिक के नाते मेरा फर्ज है। और यही ये लोग कर रहे हैं जिन्होंने कानून पुलिस के रहते हुए हाथ में लिया है, हत्याएं की हैं। हम उनसे सहमत नहीं है और समाज करता है। भाई, समाज में 10 तरह के लोग हैं जो इस काम में लगे हैं। सबका ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता और उन सबके बहाने से गोलियों से भुना जा सकता है। प्लीज डोंट गिव कवर फायर टू देम। इस समय अपराध उन्होंने किया है, शिकंजे में वो है, सजा उनको मिलनी चाहिए। उनके घरों पर जाकर देखो एक बार, जिनके घरों से बच्चा चला गया, एकमात्र कमाने वाला था। हम कोशिश कर रहे हैं उन परिवारों को अपने पैरों पर खड़ा करने की, बिना ये सोचे कि वो हिंदू है या मुसलमान है। जिसकी हत्या हुई है, हत्या की निंदा करनी ही चाहिए, चाहे किसी की भी हो। हत्या का समर्थन नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।